एक विरासत जन्मी जंग के बीच वोल्क्सवैगन के नाजी कनेक्शन। वोल्क्सवैगन जर्मन गाड़ियों का ये बड़ा नाम एक ऐसे इतिहास का मालिक है जो उतना ही जटिल है जितना कि विवादास्पद। 1937 में बनी इस कंपनी की जड़ें जर्मनी के नाजी शासन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये दौर हिटलर के सबके लिए एक कार के सपने से जुड़ा हुआ था जिसने वोल्क्सवैगन के भविष्य की नींव रखी। लेकिन नाजी युद्ध मशीनरी में इस कंपनी का शामिल होना, खासकर मजबूरन मजदूरी करवाना, इसकी विरासत पर एक काला साया डालता है। हिटलर का सपना एक पीपल्स कार। 1930 के दशक में आर्थिक मंदी और बढ़ते राष्ट्रवादी माहौल के बीच एडोल्फ हिटलर ने एक पीपल्स कार का सपना देखा, वोल्क्सवैगन। ये कार जो आम आदमी के लिए सस्ती और आसानी से मिल सके, जर्मन इंजीनियरिंग का प्रतीक और हिटलर के नए जर्मनी के प्लान का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर ने एक कुशल ऑटोमोटिव इंजीनियर फर्डिनेंड पोर्शे की मदद ली। वोल्क्सवैगन के लिए पोर्शे का डिजाइन उसके अलग गोल आकार और पीछे लगे इंजन के साथ आगे चलकर बहुत मशहूर हुआ। इस कार को शुरू में केडीएफ वैगन के नाम से बेचा गया, जो क्राफ्ट डच फ्रॉयडे का छोटा रूप था, जिसका मतलब था खुशी से ताकत, जो नाजी शासन के प्रचार को दर्शाता था। इसके लिए खास तौर पर बनाए गए शहर वोल्फ्सबर्ग में एक खास फैक्ट्री बनाना नाजी शासन के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को दिखाता है। ये फैक्ट्री, जो उस समय की सबसे बड़ी और आधुनिक फैक्ट्री में से एक थी, न सिर्फ गाड़ियां बनाने के लिए थी बल्कि औद्योगिक प्रगति और राष्ट्रीय गौरव के लिए नाजी शासन की प्रतिबद्धता को भी दिखाती थी। लेकिन प्रगति और समृद्धि की इस चमक के पीछे एक काला सच छुपा था। वोल्क्सवैगन प्रोजेक्ट अपनी शुरुआत से ही नियंत्रण और शोषण की नाजी विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ था। पीपल्स कार, जिसे एकता और सुलभता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, अंततः मजबूर मजदूरों की पीठ पर बनाई जाएगी। एक दुखद विडंबना जो आने वाले दशकों तक कंपनी को परेशान करेगी। युद्ध के समय का उत्पादन कार से हथियार बनाना। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वोल्क्सवैगन की उत्पादन लाइनें, जो असल में पीपल्स कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बनाई गई थी, जल्दी से युद्ध के कामों के लिए इस्तेमाल होने लगी। वोल्फ्सबर्ग की फैक्ट्री सेना के वाहन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण हो गई, जिसने नाजी युद्ध मशीनरी में बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ बनने वाले वाहनों में क्यूबल वागन, जो जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हल्का सैन्य वाहन था, और श्विम वागन, एक एम्फीबियस वाहन जो टोही और सैनिकों को लाने ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, शामिल थे। ये वाहन अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जर्मनी के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वाहनों के अलावा वोल्फ्सबर्ग की फैक्ट्री में कई तरह के सैन्य उपकरण भी बनाए जाते थे, जिनमें हवाई जहाज के पुर्जे और गोला बारूद शामिल थे। उत्पादन में इस बदलाव ने फैक्ट्री की अनुकूलनशीलता और नाजी युद्ध प्रयासों के लिए इसके महत्व को उजागर किया। कार्यबल, जिसे कभी जर्मन लोगों के लिए किफायती कार बनाने का काम सौंपा गया था, अब खुद को सीधे युद्ध की मशीनरी में योगदान देते हुए पाया। वोल्क्सवैगन में युद्धकालीन उत्पादन भारी मानवीय कीमत पर हुआ। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और श्रम की मांग तेज हुई, कंपनी ने युद्ध बंदियों और नाजी कब्जे वाले क्षेत्रों के नागरिकों का शोषण करते हुए जबरन श्रम पर तेजी से भरोसा किया। वोल्क्सवैगन के इतिहास का यह काला अध्याय शोषण और पीड़ा से चिह्नित कंपनी की विरासत पर एक लंबी छाया डालेगा। भाग 4, जबरन मजदूरी का साया, एक काला अध्याय। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जबरन मजदूरी का इस्तेमाल वोल्क्सवैगन के इतिहास का सबसे विवादास्पद और दुखद अध्याय बना हुआ है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया और मजदूरों की मांग बढ़ती गई, कंपनी ने युद्ध बंदियों, राजनीतिक कैदियों और नाजी कब्जे वाले इलाकों के लोगों का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। ये मजबूर मजदूर, जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों और क्रूर व्यवहार का शिकार होना पड़ा, वोल्क्सवैगन के युद्धकालीन उत्पादन का एक अभिन्न अंग थे।
उन्होंने लंबे समय तक काम किया, कम खाना मिला और लगातार डर में रहे। उनका जीवन नाजी शासन द्वारा नियंत्रित था और कंपनी के लाभ के लिए उनका शोषण किया जाता था। भूखमरी, बीमारी या ज्यादा काम करने की वजह से हजारों लोग मारे गए। जबरन मजदूरी का शोषण कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ये एक खुला चलन था जिसके बारे में कंपनी और नाजी शासन को अच्छी तरह से पता था। उस समय के दस्तावेज, तस्वीरें और चश्मदीद गवाहों के बयान इस ऑपरेशन के पैमाने और क्रूरता का भयावह प्रमाण देते हैं। ये काला अध्याय युद्ध की मानवीय कीमत और नाजी शासन के नैतिक दिवालियापन की कटु याद दिलाता। युद्ध के बाद के दशकों में वोल्क्सवैगन को अपने अतीत को स्वीकार करने और अपनी जबरन श्रम प्रथाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि कंपनी ने शुरू में विरोध किया, लेकिन अंततः उसने एक मुआवजा कोष स्थापित किया और एक औपचारिक माफी जारी की, जिसमें नाजी युग की भयावहता में अपनी मिलीभगत को स्वीकार किया गया। भाग 5। खंडहरों से पुनर्जन्म, वोल्क्सवैगन का युद्ध के बाद का पुनरुत्थान। दूसरे विश्व युद्ध के अंत ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई और उसका बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। वुल्फ्सबर्ग में वोल्क्सवैगन की फैक्ट्री, जो मित्र देशों की बमबारी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, देश की तबाह हालत का प्रतिबिंब थी। हालांकि मलबे और निराशा के बीच उभरने के बीज बोए गए थे। युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने फैक्ट्री पर नियंत्रण कर लिया और इसे ध्वस्त करने पर विचार किया। हालांकि उन्होंने वोल्क्सवैगन संयंत्र और उसके कार्यबल की क्षमता को पहचाना। एक ब्रिटिश सेना अधिकारी मेजर इवान हर्स्ट को फैक्ट्री में उत्पादन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। हर्स्ट ने युद्ध के बाद जर्मनी में परिवहन की आवश्यकता को समझते हुए ब्रिटिश अधिकारियों को फैक्ट्री में निवेश करने और वोल्क्सवैगन बीटल का उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए राजी किया। बीटल अपने सरल डिजाइन और मजबूत इंजीनियरिंग के साथ एक ऐसे राष्ट्र के लिए एकदम सही वाहन साबित हुआ जो जमीन से फिर से निर्माण कर रहा था। युद्ध के बाद के वर्षों में वोल्क्सवैगन ने धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने पैर जमाए। कंपनी को जर्मनी में आर्थिक सुधार और किफायती और विश्वसनीय ऑटोमोबाइल की बढ़ती मांग से फायदा हुआ। वोल्क्सवैगन बीटल, जो कभी हिटलर की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था, जर्मन लचीलापन और आर्थिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया। भाग 6। बीटल का उदय, लोगों का एक प्रतीक। 1930 के दशक में अस्तित्व में आई वोल्क्सवैगन बीटल दूसरे विश्व युद्ध की राख से उभरकर अब तक के सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय ऑटोमोबाइल में से एक बन गई। इसके साधारण डिजाइन, सस्ती कीमत और आश्चर्यजनक स्थायित्व ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। 1950 और 1960 के दशक में बीटल युद्ध के बाद के आर्थिक उछाल और एक नई पीढ़ी के उदय का पर्याय बन गई। इसकी लोकप्रियता ने भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार कर लिया। छात्रों और कलाकारों से लेकर परिवारों और पेशेवरों तक ग्राहकों की एक विविध श्रेणी को आकर्षित किया। बीटल का आकर्षण सिर्फ व्यावहारिक नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया जो स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और रोमांच की भावना का प्रतीक है। यह लोकप्रिय संस्कृति में प्रमुखता से दिखाई दी, फिल्मों, टेलीविजन शो और गीतों में दिखाई दी और लोगों की कल्पना में अपनी जगह पक्की की। बीटल की सफलता वोल्क्सवैगन को एक परेशान अतीत वाली कंपनी से एक वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गज में बदलने में सहायक थी। इसने एक वफादार ग्राहक आधार स्थापित किया और कंपनी के भविष्य के विकास और नए बाजारों और उत्पाद लाइनों में विस्तार की नींव रखी। भाग 7। वैश्विक विस्तार और विविधीकरण। बीटल की सफलता के आधार पर वोल्क्सवैगन ने वैश्विक विस्तार और विविधीकरण की अवधि शुरू की। खुद को एकल उत्पाद कंपनी से एक बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव समूह में बदल दिया। कंपनी ने अपनी उत्पादन सुविधाओं का विस्तार किया, एक वैश्विक बिक्री नेटवर्क स्थापित किया और ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए नए मॉडल पेश किए। वोल्क्सवैगन की विस्तार रणनीति में अन्य ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी शामिल थी। 1964 में वोल्क्सवैगन ने ऑडी का अधिग्रहण किया, एक ऐसा कदम जो बाद में लग्जरी कार बाजार में कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। कंपनी ने नए ग्राहक आधारों में टैप करने और अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए चीन और अन्य उभरते बाजारों में कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए। अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने के अलावा वोल्क्सवैगन ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को भी विविधता प्रदान की
नए मॉडल पेश किए जो बाजार के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते थे। कंपनी ने 1974 में गोल्फ को पेश किया, एक कॉम्पैक्ट हैचबैक जो आगे चलकर इसके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक बन गई। वोल्क्सवैगन ने पासेट और फेटन जैसे मॉडलों के साथ लग्जरी कार बाजार में भी विस्तार किया। विस्तार और विविधीकरण की यह अवधि दुनिया के अग्रणी ऑटोमोटिव निर्माताओं में से एक के रूप में वोल्क्सवैगन की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थी। बदलते बाजार के रुझानों के अनुकूल होने, नई तकनीकों को अपनाने और विविध ग्राहक वरीयताओं को पूरा करने की कंपनी की क्षमता ने इसे